चलिए दोस्तों, कुछ लोगों का फ़ोन आया मेरे पास आपकी क्लास में से कि सर अभी आप ग्रुप मत स्टार्ट कीजिए, आप पहले हमारा डोसोलॉजी वाला चैप्टर क्लियर कर दीजिए तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नई तरीके से सीख पाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आप इससे सीख सकते हैं तो ठीक है। आज मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जो कंपनियां हैं वो किस तरह से मेडिसिन प्रिपेयर करती है, आपको कैसे दे रही है और आपका डोज क्या होना चाहिए, है ना, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। तो कुछ एग्जांपल देकर हम लोग क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले हम टिप्स देते हैं। आज की टिप्स की बारी है दोस्तों। अभी बच्चों का ही सीजन चल रहा है। एक बच्चा है जो खेलने कूदने में बहुत ध्यान है उसका, हालांकि पढ़ने में भी बच्चे रहते हैं, खेलने कूदने वाले भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत मेमोरी तेज होती है दोस्तों। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब मेन एग्जाम आती है, जब वो तैयारी करते हैं और तैयारी करते हैं तो उनको ये लगता है कि हम सब कर लेंगे, है ना, हमें सब हो जाएगा। दोस्तों ऐसा होता नहीं। इसको याद करने के चक्कर में वो भूल रहा है, उसको याद करने के चक्कर में वो भूल रहा है। पेशेंट ऐसी शिकायत लेकर आता है, माँ बाप ऐसी शिकायत लेकर आपके पास आते हैं कि बच्चा है, टीचर तो कह रहा अगर ये 1-2 घंटे 3 घंटे भी अगर बैठ के पढ़ाई कर लेगा तो ये पास हो जाएगा, है ना, इतना शार्प माइंड है। लेकिन बच्चा क्या बोल रहा है वो सुनिए। बच्चा कह रहा है कि मैं जो पुराना पढ़ रहा था वो मुझे याद नहीं रह रहा, बाद में याद आ रहा है। ठीक है, तो दो चीज अगर आपके पास नजर आ रही है तो सबसे पहली बात है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है ना, वो टिक कर नहीं बैठ पा रहा है, यानी वो फिजिकल मेहनत नहीं कर पा रहा दोस्तों। इसीलिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है ओलिव, है ना। उस बच्चे को मानसिक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डर है, याददाश्त नहीं हो रही, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। डर भगाना मीमूलस 30 दे दो, है ना। देर से याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूं, स्क्लेरेंथस दे दो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये दोनों मिक्सचर साथ में दे दो। लेकिन वो टिक के बैठ नहीं पा रहा, वो ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, ऊब जाता है। सबसे बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों ओलिव, यानी जो फिजिकल मेहनत से डर रहा है उसका डर भगाना, उसको वहां पर पारंगत कराना, आपके लिए ओलिव सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है। आप डायरेक्ट ओलिव को दे दीजिए, साथ में मिमुलस और स्क्लेरेंथस को दे दीजिए, टॉप क्लास रेमेडी के रूप में आपके सामने आती है दोस्तों। ठीक है, दैट इज द टिप्स। ठीक है। सबसे बेस्ट चीज होती है दोस्तों कि हम टेबल प्रैक्टिस को किस तरह से देखना चाहते हैं, किस तरह से समझना चाहते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डायल्यूशन एंड डोसोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की चर्चा करने से पहले टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करोगे दोस्तों, है ना। आप मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करोगे, जो सबसे कॉमन केसेस हैं हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले पाइल्स की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया, तीसरी बात करते हैं ड्रॉप्सी, और चौथी बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस। हम चारों डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस ले ली, है ना। अब सबसे पहला केस हम इधर से शुरू करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की तरफ से। आपके सामने कोई भी डिसीज अगर निकल कर आएगी दोस्तों तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, है ना। सबसे पहले आपको डिसीज देखना है कि भाई डिसीज क्या है, ठीक है। दूसरा आपको यह देखना है कि रेमेडी क्या निकल रही है ना। रेमेडी कैसे सिलेक्ट करोगे आप, और तीसरा कौन से ग्रुप की मेडिसिन लग रही है। ये तीन चीज आपको देखना है। तो ग्रुप कौन से हुए, हमने देखा लिम्फेटिक टेम्परामेंट में काम करने वाले स्क्रोफ्लोसो ग्रुप, है ना। याद रखना लिम्फेटिको ग्रुप पे काम, लिम्फ पे काम करने वाला है लिम्फेटिको ग्रुप L1 L2, है ना। नर्वस सिस्टम पे काम करने वाले F1 F2 सबसे बेस्ट उत्प्रेरक होते हैं, स्टिमुलेटर होता है। किसी भी मेडिसिन के साथ अगर F1 को दे दिया जाए स्टिमुलेट हो जाता है ना। तीसरा होता है वर्मिफिगो ग्रुप, यानी वर्मिफिगो ग्रुप यानी
वर्वन और वर2, है ना, जो एंटीस्पाज्मोटिक और वायरल लेवल पर बहुत अच्छा काम करते हैं। वेनिरो ग्रुप यानी जेनेटिकल लेवल पर बहुत अच्छा काम करते हैं। एंजाइटी को ग्रुप अर्थात जो आपके सैंग्वाइन टेम्परामेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है आपका कैंसरस ग्रुप, है ना, जो टिश्यू रेमेडी के रूप में जाना जाता है। और फिर आता है पेक्टोरल ग्रुप, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ग्रुप प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अगर आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे तो आप ट्यूबरकुलोसिस के लेवल पर जाइए। टेम्परामेंट क्या होता है, यहां पर ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है तो कौन से टेम्परामेंट में ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, है ना। टेम्परामेंटल अगर आप जाओगे तो यहां पर टेम्परामेंट में क्या निकल कर आएगा, ए कौन सा ग्रुप है यानी टेम्परामेंटल अगर आप देखोगे लंग्स और हार्ट कौन से, है ना, सैंग्वाइन टेम्परामेंट, ठीक है। अब सैंग्वाइन टेम्परामेंट के अंतर्गत आया तो एंजाइटी को ग्रुप में से कौन सी मेडिसिन दोगे, याद रखना, एंजाइटी को ग्रुप में से कौन सी मेडिसिन दोगे, यहां पर क्लियर कट मैंने इंडिकेशन दे दिया। यानी टेम्परामेंट आपने देखा तो सबसे पहले आप जब भी मेडिसिन बनाएंगे तो आपको सबसे पहले निर्धारित करना है कि ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले नजर करिए कौन से ऑर्गन में आया, है ना। ऑर्गन में आया वो लंग्स में आया, ठीक है। लंग्स में आया तो लंग्स कौन से सिस्टम से जुड़ा हुआ है, सैंग्वाइन टेम्परामेंट यानी ब्लड से जुड़ा हुआ है ना। याद रखना फिल्ट्रेशन का काम करता है ना। तो याद रखना एंजाइटी को ग्रुप तो सबसे पहले एंजाइटी को। दूसरा आपने लंग्स बताया तो लंग्स पे कौन सी मेडिसिन काम करती है, ऑर्गन कौन सा है, उस ऑर्गन पे मेडिसिन कौन सी, पेक्टोरल। यहां पर आपको पेक्टोरल निकल कर आ गया, है ना। आप केवल पहले मेडिसिन का नाम लिखिए, बाद में देखिए कि फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है ना। यानी डिसीज की कौन सी स्टेट है उसके अनुसार मैं कौन सी मेडिसिन सिलेक्ट करूं, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। टिश्यू की बात करें, सबसे पहले टेम्परामेंट देखा, फिर ऑर्गन देखा और उसके बाद हम देख रहे हैं टिश्यू। कौन सी टिश्यू की कैंसरस ग्रुप की रेमेडी यहां पर सिलेक्ट होगी दोस्तों, टिश्यू पर। यानी ट्यूबरकुलोसिस हो रहा, ट्यूबरकल बन रहा। अब ट्यूबरकल बन रहा तो वहां तो बहुत सारे पोर्स बन रहे, बहुत साइनसेस बन रहे, जहां बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली टिश्यू का डिजनरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आप तो जनरली कह रहे थे P2 200 1M दे दो तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो एंजाइटी को ग्रुप आपने यहां पर टेम्परामेंटल सिलेक्ट किया, ऑर्गेनिक लेवल पर पेक्टोरल सिलेक्ट किया, आपने टिश्यू के लेवल पर कैंसरस ग्रुप का सिलेक्ट किया, और सैंग्वाइन टेम्परामेंट की सबसे बेस्ट सपोर्टिव इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है, आपने कहा साहब बी, ठीक है। अब यहां पर अगर आपने देखा तो सबसे बेस्ट हुआ A2, P2, C2, C5 एंड B। दैट इज द प्रोटोकॉल, है ना। अब यहां पर अगर लिम्फेटिक ग्रुप के लेवल पर अगर प्रॉब्लम हो रही तो आपको L1 देना पड़ेगा, है ना। लेकिन दोस्तों मेन मेडिसिन का प्रोटोकॉल ट्यूबरकुलोसिस का ये हो गया है। अब आपको देखना है कि उसमें क्या कंडीशन है, कितना डैमेजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोटोकॉल कौन से डायल्यूशन में देना है, ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कंडीशन देखकर पॉजिटिव डिसीज है आपको सीधा नेगेटिव में जाना है, नेगेटिव डिसीज है आपको सीधा पॉजिटिव जाना है। ये मेडिसिन का सिलेक्शन का तरीका हो गया, ठीक है। अब सबसे बेस्ट चीज है दोस्तों यहां पर अगर ड्रॉप्सी, इसीलिए मैंने मिलते जुलते उदाहरण आपको दिए हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ये ड्रॉप्सी है, ड्रॉप्सी मतलब स्वेलिंग। अब अगर आप समझदार हैं तो आपको पता है कि ओवेरियन ड्रॉप्सी भी होती है ना। आपको पता है कि किडनी की ड्रॉप्सी भी होती है, आपको पता है कि हार्ट की ड्रॉप्सी भी होती है। अब प्रोटोकॉल बताओ आप, है ना। तो टेम्परामेंटल जब ड्रॉप्सी हो रही है तो लिम्फेटिको, ड्रॉप्सी हो रही है तो टेम्परामेंटल आपकी बॉडी में फ्लूइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब लिम्फेटिको ग्रुप का टेम्परामेंट यानी लिम्फेटिक टेम्परामेंट। आपने सीधा एल सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर ऑर्गन्स देखिए, यदि ओवेरियन हो तो, यदि किडनी हो तो, यदि हार्ट हो तो, हम ऑर्गन्स की रेमेडी की बात कर रहे हैं। ओवरी हो तो S2 का सिलेक्ट कीजिए, किडनी हो S6 का सिलेक्ट कीजिए, हार्ट हो
तो आप A2 को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, स्वेलिंग यानी बॉडी में फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, यानी वहां से बाहर नहीं जा रहा है, कंजेशन डेवलप हो रहा है, A2 को देंगे तो A2 कंजेशन दूर करेगा, बहुत तेजी के साथ में यूरिन बढ़ा देगा, है ना, और यही कारण है बहुत तेजी के साथ स्वेलिंग दूर होगा। तो ये आपने ड्रॉपसी में लिम्फेटिको ग्रुप यानी L1 का रोल आपको नजर आ रहा है ना, ये टेम्परामेंटल है दोस्तों। अब चलो आपने इतना तो बड़ी बात कर ली, अब मुझे बताओ यहां पर अगर ड्रॉपसी डेवलप हो रही है तो टिश्यू पे काम करने वाली रेमेडी कौन सी है ना, बताओ मुझे आप। टिश्यू पे काम करने वाली रेमेडी है तो भूलने की जरूरत ही नहीं है। S2 के साथ C2 का रोल है, S6 के साथ में C6 का रोल है, A2 के साथ में C5 का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने मौजूद है ना। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये छोटे छोटे चैप्टर आपकी टेबल प्रैक्टिस में बहुत बड़े, एक बहुत बड़ा जो प्रोटोकॉल है ना वो मैन्युफैक्चर कर देते हैं, वो बना देते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है ना, आपकी बॉडी में बहुत सारा यहां पर कलेक्शन है, फ्लूइड का कलेक्शन है, आपको क्या करना है, सुखाना है। तो यहां पर ड्रॉपसी की कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी जी होगी, जो टॉप क्लास प्रोटोकॉल होगा दोस्तों। हम जनरली वाई का यूज करते हैं, लेकिन याद रखना यहां पर अगर ड्रॉपसी के लेवल पर देखा जा रहा है तो उस जगह पर ड्राई अप करना बहुत जरूरी है जहां फ्लूइड है, क्योंकि अगर वो प्रेशर क्रिएट करेगा तो नर्व पे भी आएगा, और वहां पर वेस्टेज मटेरियल का ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो आपका जो पर्टिकुलर जो शुद्ध जगह पे जहां पर जाना चाहिए वहां पर आपका सर्कुलेशन नहीं गया, वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। और वो पार्ट अगर डैमेज हुआ तो आप सोच लो, है ना, बहुत सारे सिस्टमिक फ्लो के लेवल पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो जी सबसे बेस्ट है। इसीलिए आप देखो गैंग्रीनल फोर्ट क्या टॉप क्लास प्रोटोकॉल बनाया है, जो यहां पर बहुत शानदार रिजल्ट आपको दिखा रहा है दोस्तों। बस आपको देखने की जरूरत है, आप क्या देखना चाहते हो। ठीक है, चलिए सिक्कल सेल एनीमिया पे आ जाइए। सिंपल एनीमिया भी ले लो और सिक्कल सेल एनीमिया भी ले लो, आपको दोनों समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताओ टेम्परामेंटल क्या है, कुछ बोलने की जरूरत है। एनीमिया हो रहा मतलब सीधा एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन आपको ऐड करना है, अर्थात सेंग्वान टेम्परामेंट का मरीज है, आपने एंजाइटी को ग्रुप की मेडिसिन ले ली। ठीक है, अब ऑर्गेनिक मेडिसिन बताओ कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, बताओ आप मुझे, है ना, बताओ आप कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, एनीबडी, सीधा बताओ। किडनी इरिथ्रोपोइटिन नहीं बना रही है ना, इसलिए यहां स्क्रोफोलोसो ग्रुप की मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, है ना। आपको पूरा फिजिकल जो सिस्टम है, उस फिजिकल सिस्टम में ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन सबसे बेस्ट है S1, है ना। इस कंडीशन में जब एनीमिया हो रहा है तो न्यूट्रिशन के लेवल पर, S1 के लेवल पर, पिट्यूटरी ग्लैंड के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर काम करने की जरूरत होती है, इसीलिए यहां पर S1 का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा दोस्तों। ऑर्गेनिक लेवल पर एस ग्रुप की कोई भी मेडिसिन आप यहां ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, है ना। फिर टिश्यू के लेवल पर, अगर यहां पर टिश्यू के लेवल पर जाओगे, अगर S1 यूज करते हो तो याद रखना दोस्तों, S1 यूज करते हो तो C1, S2 यूज करते हो C2, S3 यूज करते हो तो C3। लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है कि भाई सीकेडी के लेवल पर एनीमिया हो रहा है या सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, तो यहां पर बोन मेरो का अफेक्शन हो रहा है, तो कैंसरस ग्रुप में C13 से बेटर कोई मेडिसिन हो नहीं सकती, है ना। C13 से बेटर कोई मेडिसिन हो नहीं सकती अगर बोन मेरो पे काम हो रहा है ना। आपको ये सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिसिटी क्या, यहां पर बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू से बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी यहां हो ही नहीं सकती। ठीक है, अभी देखो एंजाइटी को ग्रुप है, लेकिन यहां न्यूट्रल करने की जरूरत है, इसीलिए डब्ल्यू बहुत स्ट्रांग प्रोटोकॉल है। आप देखो एनीमिया ड्रॉप में मैंने आपको कहा था जनरल टॉनिक उठाओ, जनरल टॉनिक को D4 बनाओ, उसमें A3 के 10 ड्रॉप डाल लो, डब्ल्यू की 20 ड्रॉप और डाल दो, आप देखो कितनी जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ता है ना। तो ये स्ट्रांग बना रहे हो, तो ये सिकल सेल एनीमिया में बहुत अच्छा काम करता है ना। यहां A3 लेना है, यहां पर आपको S1 लेना है, यहां पर C1 लेना है या C13 या C3 लेना है, यहां पर W लेना है। इट्स अ टॉप क्लास प्रोटोकॉल फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड यूजुअल। यहां पर आप पर्टिकुलरली दोस्तों किसी भी लेवल पर अगर आप A1 लोगे तो भी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और यहां पर बहुत तेजी के साथ बोन मेरो में स्टिमुलेशन होगा दोस्तों, इसीलिए ये सारी चीजें आपको नजर आती है। ठीक है, अभी पाइल्स ले लो,
टेम्परामेंटल तो आप कह रहे हो भाई ये कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट का सब्जेक्ट है ना? आपने डायरेक्ट कह दिया हाँ साहब लिम्फेटिक टेम्परामेंट का, बिल्कुल करेक्ट हो आप, बिल्कुल 100%। ऑर्गन्स क्या अफेक्टेड हो रहे हैं बताओ मुझे आप? ऑर्गन में आपको पता है कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट है तो स्क्रोफलोसो ग्रुप के मेडिसिन या 100% ऐड करना पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं होगा। बिकॉज कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन के साथ वहां पर कंजेशन डेवलप हो रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज होती है कि यहाँ टिश्यू रेमेडी बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी इसको। अब टिश्यू रेमेडी में यहां पर आपको C5 या C10 याद रखना, C5 या C10 दोनों का प्रोटोकॉल यहां बहुत ब्रिलियंट होगा अगर आप कैंसरस ग्रुप में टिश्यू रेमेडी के रूप में जाएंगे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिम्फेटिक में भी होता है और सेंगवाइन में भी होता है ना? पाइल्स दोनों तरह के होते हैं, एक ब्लाइंड पाइल्स एक ब्लीडिंग पाइल्स। अगर ब्लाइंड पाइल्स है तो आपको लिम्फेटिको की तरफ जाना है, अगर ब्लीडिंग पाइल्स है तो आपको यहां पर दोस्तों एंजाइटिको की तरफ जाना है ना? आपको यहां पर एंजाइटिको की तरफ जाना है और यही कारण है यहां पर आपको दोनों प्रोटोकॉल ऐड करना पड़ सकते हैं, है ना? यहां पर इसीलिए A2 का प्रयोग, C5 का प्रयोग, L1 का प्रयोग, C10 का प्रयोग, B और G का प्रयोग टॉप क्लास होता है। आप लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, ऐसे ही तो कर रहे हो आप। अब यहां इलेक्ट्रिसिटी ऐड करना है, B एंड G। अगर ब्लाइंड पाइल से तो G का उपयोग करो, ब्लीडिंग वाला पाइल से तो B का प्रयोग करो। दैट इज द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, है ना? जिन्होंने कल मुझे कहा था बिकॉज इंटरप्शन ऑफ माय सब्जेक्ट्स, आपका ये जो बीच का इंटरप्शन है ना थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को डिले कर देगा, ठीक है? तो ये सिलेक्शन ऑफ रेमेडी टेम्परामेंटल है। आपको क्लियर कट सबसे पहले देखना है टेम्परामेंट क्या है, मैंने सब बताया आपको। दूसरा आपको देखना ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड है। तीसरा आपको देखना है कि टिश्यू की रेमेडी सिलेक्ट करना या नहीं करना। जरूरी नहीं है, बहुत बार जरूरी नहीं होता कि टिश्यू की रेमेडी आप सिलेक्ट करें, बगैर टिश्यू के रेमेडी के आप ठीक हो जाओगे। कई बार होता है कि नहीं, नेसेसरी होता है ना? इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस टेम्परामेंट को सपोर्ट करने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है वो टेम्परा। अब ये चीजें जो है हमको 1 बाय 1 पढ़ना है, अभी हम S1 पे ही अटके हुए हैं। S1 पढ़ेंगे, S2 पढ़ेंगे, पूरा स्क्रोफ्लोसो करके पूरे 9 ग्रुप पढ़ेंगे, तब जब हम शुरू करेंगे ना टॉप क्लास रिजल्ट हमारे पास है दोस्तों। आप में से ही कई लीजेंडरी वर्कर हैं जो लीजेंड वर्क करके अपने आप को अपने एरिया में टॉप क्लास लेवल पर आप ले जाएंगे, ठीक है? तो ये छोटी सी बात, चलिए जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको ये जवाब मिल गया होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की डायल्यूशन प्रिपरेशन की 3 मेथड होती है। अभी दूसरे डॉक्टर साहब 2-3 लोग ग्रुप में थे, मुझसे बात किया उन्होंने और उन्होंने मुझे ये कहा सर हम आप उसको अन्यथा न ले, हम लोग बहुत कंफ्यूज है, वी आर प्रैक्टिसिंग मोर देन 20 इयर्स, है ना? इसलिए मुझे ये लेना पड़ा कि नहीं, ये अभी तो आप 20 ईयर्स से प्रैक्टिस करने के बाद में भी कंफ्यूजन है, तो जो नए आ रहे हैं उनको तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूं। आपके इस ग्रुप में कई मेरे दोस्त हैं, कई कलीग्स हैं, कई छोटे हैं, कई बड़े हैं, लेकिन सब टॉप क्लास है। डॉक्टर राजा बाबू विशाखापट्टनम, है ना? डॉक्टर सुमेश गांधी जी, डॉक्टर मल्लिका मचानी मैम, डॉक्टर धनशी मैम, है ना? ये सब लीजेंडरी। डॉक्टर सुनील पाटिल सर है ना पचोरा में, डॉक्टर संजय पटेल सर है तुर्काबाद में, इज ए टॉप क्लास प्रैक्टिशनर, मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं दोस्तों। और मैं संजय पटेल सर को तो बधाई दूंगा, टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव था उनकी बेटी को, लेकिन उन्होंने 9 मंथ का प्रोटोकॉल पूरा चलाया और कल बेबी बॉय मिला है उनको दोस्तों। पूरे 9 मंथ में नॉर्मल डिलीवरी हुई विदाउट एनी रिस्क, बिल्कुल शानदार बच्चा उनके घर में जन्मा है दोस्तों। बधाई सर, ढेर सारी बधाई। EH के पूरे 9 मंथ के प्रोटोकॉल, देयर इज नो एलोपैथिक मेडिसिन, ओनली 2 टिटनेस इंजेक्शन टू बी डन। याद रखना, केवल 2 टिटनेस इंजेक्शन लगे, बाकी कुछ भी नहीं, टोटल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। और बहुत सुंदर है बेबी बॉय, है ना? पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का है, पूरा डिफरेंट है उस परिवार से, ठीक है? चलिए आपको मैं क्लियर कर देता हूं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डायल्यूशन प्रिपरेशन की 3 मेथड होती है ना? और तीनों के पॉजिटिव नेगेटिव में सब बताता हूं आपको, है ना? बुरा मानने की जरूरत नहीं, किसी कंपनी को बुरा मानने की जरूरत नहीं, ना आपको बुरा मानने की जरूरत है, क्योंकि हमें मिरर के सामने खड़े होकर हमको भी देखना है, आपको भी देखना है ना? इसलिए क्लियर कट बात कीजिए यहाँ पे।
हम कोई कंपनी नहीं है कि हमारे ब्रांडिंग है, लो साहब हमने ये बना दिया आप ले लो, हम नहीं कर रहे। हमें अपना वजूद बनाना है। वी आर इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर्स, हमें अपना वजूद बनाना है। कोई आपके घर आके आपका वजूद नहीं बनाएगा दोस्तों, है ना, आपको अपने को बनाना है। तो आपको डिसीजन लेने आना चाहिए, मैं कहां पर क्या प्रैक्टिस करूं, और मैं यही चीज बताता हूं, है ना। इलेक्ट्रोमोपैथ में 3 तरह के टेक्निक्स प्रचलित थे दोस्तों। सबसे पहला, हमने कभी भी डिस्टिल वाटर के जो मेडिसिन है, इन 7 साल के पहले हमने कभी नहीं प्रिपेयर किया था, कभी हमने यूज नहीं किया था दोस्तों। कैन यू बिलीव इट? ओनली जो मेटिपल्स है उनका हमने प्रयोग किया था। डायल्यूशंस, मैं एनएल सिन्हा जी का फॉलोवर हूं, 147 का मैं फॉलो शुरू से करता आ रहा हूं। आदरणीय दीपक सिन्हा जी से मैं कई सालों से जुड़ा हुआ हूं और काफी समय से मैं प्रैक्टिस करते आ रहा हूं, है ना। जो रेक्टिफाइड स्प्लिट डायल्यूशंस होता है ना, मैं वो करते आ रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और तीसरा होता है मेडिकेटेड डायल्यूशन, यानी शुगर आप मिल्क बना लो, ग्लोबल्स बना लो, डिस्केट्स बना लो, है ना। ये चीजें कॉमन रूप से, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। मैं वो टेक्निक्स आज आपको बता दूंगा। सबसे बड़ी चीज होती है कि इलेक्ट्रोमोपैथ में एक डॉक्टर को एक ग्रुप ये सिखा रहा है, एक ग्रुप ये सिखा रहा है, एक ग्रुप ये सिखा रहा है ना, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। मैं आपको कहता हूं हर ग्रुप में 50-50% रिजल्ट है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, है ना। जहां पर इस ग्रुप में 50% है, जो 50% बाकी के बचे वो 25% इससे कवर हो रहे, 25% इससे कवर हो रहे, तो 100% हो रहा, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा ये कौन से 50% है और ये कौन से 25-25% है, आपको देखना पड़ेगा। नो बडी कैन एक्सप्लेन यू, कोई नहीं बताएगा आपको, सब धंधा कर रहे हैं दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रोमोपैथ में जो अलग अलग स्ट्रेंथ के डायल्यूशन का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, है ना, वो डिसीज को क्योर करने के लिए किया जाता है ना। प्रत्येक कंपनी का जो स्पेजरिक एसेंस है, या जो स्पेजरिक जो पर्टिकुलर स्पेजरिक टिंचर जिसको बोल रहे हैं दोस्तों, उनका बनाने का तरीका ही अलग अलग होता है ना। ये डायल्यूशन बनाने का तरीका, आप जिस कंपनी से आप मेडिसिन ले रहे हो आप उससे पूछिए, ये आपका हक है। जिस कंपनी जिस व्यक्ति से ले रहे हैं उससे पूछिए कि आप हमें बताइए, आपने ये जो स्पेजरिक एसेंस हमें दिया है, हम उसे किस डायल्यूशन में कैसे यूज करें, है ना। ये मेरा तरीका नहीं है। जिस कंपनी, हर कंपनी अपना मेडिसिन बनाने का तरीका छुपाती है ना। होम्योपैथ होता तो बता देते भाई डेसिमल से बना है, सेंटीसिमल से बना, सारा ओपन है वहां पे, एवरीथिंग मस्ट बी ओपन, है ना। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोमोपैथ में जाएंगे, नोबडी कैन एक्सप्लेन यू, कुछ नहीं बताया, कोई कुछ नहीं बताया। कुछ तो आजकल होम्योपैथ मदर टिंचर से बना बना के, केवल 98 मदर टिंचर मौजूद है इलेक्ट्रोमोपैथ के 115 में से, है ना। वो उन्हीं को मिला मिला के दे रहे, बाकी के नहीं मिला रहे, है ना। तो थोड़ा सा वो दिक्कत वाला, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कि केवल और केवल हमें D4 D5 D6 का उपयोग में लाना चाहिए, है ना। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, वो भी बहुत अच्छी चीज है, आपको सीखने की जरूरत है। लेकिन कुछ डॉक्टर कहते हैं नहीं साहब, जब आप अड़ जाओगे, जब आप फंस जाओगे, जब क्रॉनिक डिसीज होगी, लोकल से जनरल चली जाएगी, नोबडी कैन क्योर विथ D4 D5 D6, तब लोअर से हायर डायल्यूशन के उपयोग का प्रयोग करने का बात करने लगते हैं दोस्तों, है ना। बोलते सब है कि नहीं हम D4 D5 D6 करते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड सब मिल जाएगा उनकी क्लिनिक पे जाकर देख लीजिए। फर्स्ट डायल्यूशन से 1000 डायल्यूशन तक हमेशा वहां पर रहेगा। ये अलग अलग रेशियो से डायल्यूशन बनाते हैं, है ना। कोई क्या करता है 19 से डायल्यूशन बनाता है, D4 से लगाकर 1000 डायल्यूशन तक केवल 19 से प्रिपेयर करता है। कुछ 199 के लेवल से C लिखकर CH लिखकर पूरे डायल्यूशन बनाते हैं, है ना। बहुत सारे डॉक्टर बना रहे हैं, याद रखना दोस्तों, है ना। और कुछ सीधे 1 × 50,000, जैसे मैं पगला 1 × 50,000 डायल्यूशन से वहां पर डायल्यूशन बना रहे, जिसको LM पोटेंसी होम्योपैथ में कहते हैं। मैंने EH में उसका यूज किया और जबरदस्त रिजल्ट ले रहा हूं। मेरे साथ मौजूद करीब 14-15 इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर पूरे इंडिया में है जो दबा के पैसा कमा रहे, है ना। ये चीज है, क्योंकि यहां पर आपको याद रखना है कि हर चीज का टेबल प्रैक्टिस में महत्व होगा, है ना। याद रखना डेसिमल स्केल का प्रयोग किया जा रहा है 1:9 रेशो, है ना। जितने भी डिस्टिलेशन यानी डिस्टिल वाटर प्रोसेस के माध्यम से जो बन के आ रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर हियरिंग थे होम्योपैथ में, है ना, उन्होंने सबसे पहले डेसिमल स्केल का प्रयोग किया था दोस्तों, है ना।
इलेक्ट्रोमोपैथ में भी उसी डेसिमल का स्केल का प्रयोग किया जा रहा है, D4, D5, D6 कायदे का मान से ये होम्योपैथ का है ना। जबकि डॉक्टर हैनीमैन जी ने जो सेंटिसिमल स्केल यानी 199 का रेशियो फॉलो किया था दोस्तों, होम्योपैथ में इसको लागू किया है उन्होंने, है ना। और आजकल तो 50 मिलीसिमल यानी नैनो टेक्नोलॉजी का होम्योपैथ में प्रयोग किया जा रहा है, जो बिल्कुल इलेक्ट्रोमोपैथ से मिलता जुलता है ना। बिना एग्रावेशन के क्रॉनिक डिसीज को ठीक किया जा रहा है। अगर आप होम्योपैथ के मदर टिंचर को यूज करोगे एग्रावेट करती है, होम्योपैथ का 30-200 1M डायल्यूशन का प्रयोग करोगे एग्रावेट करती है, बिल्कुल एग्रावेट करती है। यदि आपने एक हेल्दी इंडिविजुअल को सिम्टम सिमिलिमम यानी बिल्कुल उसी के समान सिम्टम वाले पेशेंट को आपने नहीं दिया और दूसरे सिम्टम वाले को दे दिया, तुरंत एग्रावेट कर जाती है दोस्तों, है ना। ये होम्योपैथ में होता है, इलेक्ट्रोमोपैथ में नहीं होता। आप कुछ भी दे दो मरेगा नहीं पेशेंट। क्यों? क्योंकि जब रेमेडी बनाई गई तो मान लो S1 है, S1 में नक्स ओमिका सहित 9 मेडिसिन है, 8 मेडिसिन वही रख ली, नक्स ओमिका को हटा दिया। S2 में आपने लाइकोपोडियम क्लेवेटम ऐड कर दिया, ठीक है। फिर कहा चलो इससे भी काम नहीं हो रहा, लाइकोपोडियम को हटाओ, रूम पल्मेटम को ऐड कर दो, S3 बना लो, ठीक है। यानी एक एक मेडिसिन, तो आपके 8 प्लांट तो वही है, केवल एक एक मेडिसिन जो मेन थी उनको आपने हटाया। और जब उनका प्रयोग करके आप किसी पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को आपने दिया जहां S2 देना था और आप S1 दे रहे हो, 50% रिजल्ट तो ऐसे ही मिल गया आपको। आप देखो कई प्रैक्टिशनर बोलते हैं सर हमने गलती जरूर करी लेकिन 50% तो रिजल्ट मिल गया, ठीक है अगली बार चेंज कर दो। ये बेनिफिट केवल और केवल इलेक्ट्रोमोपैथ में है दोस्तों, किसी अदर साइंस में नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आपसे निवेदन है डरने का नहीं, करके देखने का, प्रैक्टिकल करने का, है ना। अभी हमारे मैम ने कल आप कहा था कि मैंने ऐसा केस किया, मुझे ठीक होने को मौका मिला और वो मैंने पेशेंट को ठीक कर दिया। मैं केवल सीख रही हूं अपने परिवार और अपने सारे कलीग्स को ठीक करने के लिए, हैट्स ऑफ है दोस्तों। करोगे नहीं तो पकड़ोगे कैसे? किसी भी बुक में जो दिया है ना उसको प्रूफ करना जरूरी है, अपने हिसाब से अपनी टेबल प्रैक्टिस को जमाना जरूरी है ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई। दूसरी बात, मैं अब आपको एक एक चीज को सबका पॉजिटिव नेगेटिव बताता हूं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि आप केवल D4, D5, D6 का प्रयोग करें, ठीक है। कुछ कहते हैं नहीं साहब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड डायल्यूशन का प्रयोग कीजिए, है ना। रूटीन प्रैक्टिस में सारे लोग जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से काम करते हैं वो केवल D4, D5, D6 में प्रयोग करते हैं। और जो एनएल सिन्हा जी की बुक पढ़े हुए हैं, जो एनएल सिन्हा जी के फॉलोअर्स हैं, वो फर्स्ट डायल्यूशन से 10th डायल्यूशन तक खुद बनाते हैं और बाकी बैक पोटेंसी या हाई डायल्यूशन डायरेक्ट दीपक सिन्हा जी से लेकर वहां पर अपना प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारी कंपनियां आजकल डायल्यूशन बना रही है ना। याद रखना दोस्तों, आपको केवल इतना पूछना पड़ेगा कि भाई आप जो मेडिसिन दे रहे हो इसका रेशियो क्या। जितनी हाइपोटेंसी बनेगी सब 147 से बनेगी, 19 से केवल आपको घर पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वहां पर केवल 19 रेशियो का फॉलो D4, D5, D6 में किया जाता है ना। केवल D4, D5, D6 में किया जाता है। अच्छा अब क्राइटेरिया देखो, मैं आपको इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आप इस चीज को सोचना और फिर समझना और फिर वहां पर काम करना, ठीक है। अन्यथा आप बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाओगे दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रोमोपैथ में क्या किया जा रहा है, सबसे पहले टेम्परामेंट को देखा आपने, ठीक है। अब टेम्परामेंट के बाद में आपने कहा हाँ चलो ठीक है दोस्तों हम टेम्परामेंट को देख लिए, तो हमने टेम्परामेंट को देखा कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। हमने यहां पर सेंग्वाइन ले लिया, ठीक है। सेंग्वाइन के बाद हमने यहां लिम्फेटिक ले लिया, यहां हमने मिक्स ले लिया। ये 3 टेम्परामेंट हमने यहां पर टेम्परामेंटल स्टेट पर देख लिया, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई चलो एक्यूट डिसीज है, सब एक्यूट डिसीज है, ये क्रॉनिक डिसीज है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल। अभी केवल टेम्पररी एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि डिसीज कैटेगरी आपने क्या निर्धारित करी। डिसीज कैटेगरी क्या है ना, आजकल 3 तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं। एक वो बहुत समझदार होते हैं कि जो अभी तकलीफ हुई, चलो यार इधर उधर एलोपैथ के साइड इफेक्ट लेने के पहले चल यार ये डॉक्टर इलेक्ट्रोमोपैथ इससे ले लेते हैं, है ना। आपके पास आ गए एक्यूट डिसीज का, आप मुझे बताओ कितनी जल्दी ठीक करोगे आप? इमीडिएट, विद इन 7 to 10 डेज। अगर आप ट्रू इलेक्ट्रोमोपैथ फिजिशियन है, एक्यूट डिसीज विद इन 7 to 10 डेज। इवन कोल्ड कफ कोराइजा आपसे बेटर कोई ठीक नहीं कर सकता विदाउट साइड इफेक्ट,
है ना, विदाउट साइड इफेक्ट दोस्तों, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा पेशेंट जो एक एमबीबीएस डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर के पास गया, उसने ट्रीटमेंट कराया, वो ट्रीटमेंट से फायदा हुआ, लेकिन पूरा या तो उसने ट्रीटमेंट नहीं करा या फायदा नहीं हुआ। पेशेंट सो होकर इसको कई डॉक्टर्स को बता दिया, वो सब एक्यूट में चला गया। टेम्परामेंटल देख लो आप, वो सब एक्यूट में चला गया, है ना। अब सब एक्यूट में भी वो हमारे पास नहीं आया, कहीं जड़ी बूटी खा रहा, कभी उस हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा, कभी वहां आ रहा, हर प्रकार का काम करने के बाद में वो चला गया क्रॉनिक में। याद करिए, मैंने आपको बताया था D1, D2, D3 एक्यूट, D4, D5, D6 क्रॉनिक, D7, D8, D9 डिजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव और D10 कैंसर के लेवल पर, है ना। लेकिन जो डिस्टिलेशन प्रोसेस वाले जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। वो कहते हैं यदि एक्यूट डिसीज हुई और एक्यूट डिसीज में यदि हमको यहां पर डायल्यूशन तय करना हुआ, तो डायल्यूशन यहां पर एक्यूट की तमाम डिसीज में 6th डायल्यूशन यानी D6 होगा, है ना। वो सीधे कहते हैं यहां पर डायल्यूशन 6th होगा, ठीक है, यानी D6 होगा। सब एक्यूट में कहते हैं कि ये न्यूट्रल यानी कि D5 या 5th डायल्यूशन होगा, ठीक है। और फिर कहते हैं यदि क्रॉनिक डिसीज हुई तो सीधा D4 या 4th डायल्यूशन होगा। अर्थात उनका कहना सीधा है कि एक्यूट जो सैंग्वाइन टेम्परामेंट वालों को एक्यूट होता है, सीधा नेगेटिव में चले जाओ, सीधा नेगेटिव दे दो। सब एक्यूट में लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले में गया, सब एक्यूट में गया तो D5 यानी कि सीधा आप कोई भी कोर्स शुरू करोगे सीधा D5 से, कोई भी सब एक्यूट डिसीज हो D5 से शुरू करो। और कोई भी क्रॉनिक हो यानी कैंसरस डिसीज में वो कहते हैं कि D4, D10 क्या होता है हमें नहीं मालूम, आप तो सीधा D4 देते हैं। और मैंने जब जब दिया ना, मेरे कैसे बिगड़ गए, है ना, सारे केस बिगड़ गए मेरे, कई लोग तो गले पड़ गए थे दोस्तों, है ना। इसलिए मैं आपको सब पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन बता रहा हूं, बिकॉज जब डिसीज कोई सी एक डेवलप होती है तो एक डिसीज अगर किसी पार्ट में है तो वो प्राइमरी डिसीज हुई, है ना। लेकिन उस प्राइमरी डिसीज के कारण आपने देखा है क्या मल्टीपल डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, यानी वो एक डिसीज केवल अपनी जगह पर मौजूद है या उसने दूसरी जगह घर कर लिया है। अगर दूसरी जगह घर कर लिया तो सब एक्यूट और क्रॉनिक में जा चुकी है, मल्टीपल डिसऑर्डर यानी कॉम्प्लेक्स डिसीज हो चुकी है। अब मुझे बताओ कि कैसे कवर करोगे, है ना, ठीक है। और दूसरी बात, जब इनका डोजोलॉजी होता है तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है ना। सैंग्वाइन टेम्परामेंट में यहां पर या तो आप लाइटर दे दो या हैवियर दे दो, दोनों तरह की बात करते हैं, है ना। कुछ कंडीशन में कहते हैं नहीं बिल्कुल लाइटर, यानी कि आप बहुत कम, एक गिलास पानी में 2 बूंद डाल के दे दो, यानी आप पहले D6 बनाओ, यानी 30 ml में 10 ड्रॉप ईच मेडिसिन, जितनी मेडिसिन मिलाना, मान लो H6L1B है, तीनों का 10-10 ड्रॉप डालो, मिक्स करो, ये हो गया आपका तैयार। अब लाइटर डोज देना है तो सीधे पानी में डाइल्यूट करके दे दो, अगर हेवियर डोज देना है डायरेक्ट ऑन टंग दे दो, है ना, स्ट्रॉन्गर डोज दे दिया आपने, है ना। ये चीज करते हैं, यहां पर भी इसी चीज को फॉलो कराया जाता है, लाइटर और हेवियर, लाइटर और हेवियर, यही चीज यहां भी फॉलो कराया जाता है दोस्तों, है ना। इसीलिए थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स रेमेडी दिस फिलॉसफी इज समथिंग इंटरप्टेड इन अवर रिजल्ट्स, है ना। कुछ केसेस में मिरेकल रिजल्ट है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं, कुछ केसेस मैंने इसीलिए कहा 50%, कुछ केसेस में मिरेकल रिजल्ट है। स्किन डिसीज में रामबाण, आपको देखने की जरूरत नहीं, स्किन डिसीज में रामबाण है। लेकिन जैसे सोरोसिस में आए, आप D4 में दे दो स्किन 1 स्किन 2, टॉप क्लास रिजल्ट मिलेगा आपको। D5 में दे दो, बैलेंस कर देगा, साफ कर देगा। लेकिन अगर एक्यूट में आपने सीधा D6 दे दिया ना, तो रामबाण रिजल्ट मिलेगा, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों कि जब सर्कुलेटरी और पल्मोनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी रेमेडी को आपको सिलेक्ट करना है तो सैंग्वाइन टेम्परामेंट में जाना पड़ेगा, एंजाइटो प्रैक्टिकल ग्रुप को लेना पड़ेगा, बी और आर का प्रयोग करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। ये लेटर हाफ की बात है दोस्तों कि इसमें कैसे कर रहे हो आप, है ना।
अब सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था, अपने ग्रुप में भी किया था, कुछ लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। वो कह रहे थे कि अरे सर ये हाइपर और हाइपो क्या होता, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता, हमको नहीं आता है ना। ठीक है, जब आप डिसीज का डायल्यूशन का सिलेक्शन करते हो, डोज का सिलेक्शन करते हो, तो बकायदा आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। ये नहीं, अगर मान लो आप अगर इतना जानते हो ना, बीपी है ना, बीपी दो प्रकार से देखते हो ना आप, एक हाई बीपी एक लो बीपी, है ना। तो हाई बीपी क्या है, हाई बीपी का मतलब होता है आपकी बॉडी के फंक्शन हाइपर हो गए, है ना। कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हुआ, उसके फंक्शन हाइपर हो गए, है ना, यानी आर्टरी की वाल पे पड़ने वाला प्रेशर बढ़ गया है, हाइपरटेंशन कहला रहा। इसके विपरीत अगर बीपी आपका जो नॉर्मल 120-80 है, अगर वो 200 के ऊपर चला गया तो आपने हाइपर बोल दिया, लेकिन अगर मान लो वो नॉर्मल जो 80 होता है उससे भी नीचे चला गया तो आपने कहा भाई बीपी लो हो गया, यानी आर्टरी के वाल पे पड़ने वाला प्रेशर लो हो गया, यानी नेगेटिव डिसीज। और जो ब्लड प्रेशर बढ़ा वो पॉजिटिव डिसीज। ठीक है, इंसोम्निया क्या होता है ना, मुझे बताओ इंसोम्निया क्या होता है। इंसोम्निया का मतलब होता है ब्रेन का हाइपर फंक्शन हो रहा है, नींद की जो प्रोसेस होती है वो हाइपर फंक्शन में चली गई है, हाइपर एक्टिव हो गई, इसलिए नींद नहीं आ रही। अर्थात इंसोम्निया हाइपर फंक्शन है, यानी पॉजिटिव डिसीज है। हाई बीपी पॉजिटिव डिसीज है क्योंकि काम ज्यादा हो रहा है, और इंसोम्निया अगर हाइपर डिसीज है तो नेगेटिव मेडिसिन देकर आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, इसके विपरीत अगर आपका फंक्शन नेगेटिव देखना है, हेवी स्लिप, दिन भर सोता रहता है, रात में भी आया तो रात में भी सो गया, दिन भर सो गया, है ना, हेवी स्लिप में जा रहा है, मान के चलो हाइपो फंक्शन हो रहा है ना। ये टिपिकल कैरेक्टर है, ये हाइपो फंक्शन में जा रहा है, ब्रेन का हाइपो फंक्शन हो रहा है। S1 A1 नारी दे दो, टॉप क्लास काल में फटाफट ठीक हो जाएगा। इंसोम्निया में आप नेगेटिव में चले जाओ, S1 L1 A3 F1 W को 200 डायल्यूशन और S2 का, है ना, वहां पर 200 डायल्यूशन S2 का भी मिला लीजिए, पेशेंट को दे दीजिए, 10 ड्रॉप डेली दीजिए, आप देखिए कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। जो इंसोम्निया में सिंथेसिस सेकंड प्लस W को स्मेल कराइए, हेड ऑयल को अप्लाई कराइए, देखिए कितना शानदार रिजल्ट मिलता है ना, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए, डायरिया क्या है, हाइपर या हाइपो, है ना। याद रखना, डायरिया मतलब बहुत ज्यादा दस्त जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। डायरिया पॉजिटिव है, नेगेटिव में चले जाओ, S10 C4W, S10 C13W, S10 S3 C3 C13 C4W, ये नेगेटिव कर दो, पेशेंट ठीक हो जाएगा, है ना, डायरिया में। जबकि कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन मींस हाइपो फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, ये हाइपो फंक्शन है, अर्थात डायरिया पॉजिटिव डिसीज है, कॉन्स्टिपेशन नेगेटिव डिसीज है। अब नेगेटिव डिसीज है कॉन्स्टिपेशन, तो आपको यहां पर पॉजिटिव मेडिसिन देना है। बट याद रखना, बट यहां पर अगर कॉम्प्लेक्स डिसीज हो गया, तब यहां पर दोनों कंडीशन में कई बार S10 C4W को केवल ग्लोबल्स में D4 में दे दोगे ना तो भी ठीक हो जाता है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड कॉजेस प्रोटोकॉल चेंज होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मान लो किसी को प्लेटलेट बहुत हाई हो गया और किसी को प्लेटलेट बहुत लो हो गया, हाई है हाइपर फंक्शन है, यानी डिसीज पॉजिटिव है, सीधा नेगेटिव में जाओ, यानी जो आपके प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए प्रोटोकॉल L2 S10 S1 C1 L1 F1 A3 WB दे रहे हो, C4 REW का कंप्रेस कर रहे हो, ये पॉजिटिव में दे रहे हो, कब, जब प्लेटलेट काउंट कम हो रहा, यानी प्लेटलेट काउंट नेगेटिव में जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव मेडिसिन देना है, पॉजिटिव मेडिसिन दो। और जहां पर प्लेटलेट काउंट बहुत बड़ा हुआ है, नेगेटिव करना है, ये क्योंकि पॉजिटिव डिसीज, नेगेटिव मेडिसिन दे दो दोस्तों, बहुत बहुत ही आसानी से ठीक होता है ना। एक छोटा सा उदाहरण, आज मेरे पास मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे एक पेशेंट आया, है ना, बहुत हाइपर एक्टिव था, मेनिया, पागलपन समझते हो ना आप, टॉकिंग इनवॉलेंट्री, यानी वो पेशेंट मुझसे बहुत ही अजीब सी टॉकिंग कर रहा था, है ना, और ऐसे ऐसी बातें कर रहा था कि अगर कोई मियां बीबी हो तो वो शर्मा जाए, है ना। ये हाइपर एक्टिव फंक्शन था, यानी कि पॉजिटिव डिसीज थी। मुझे क्या करना चाहिए, मैंने सिंथेसिस सेकंड प्लस वाई का स्मेल करा दिया उसको, सेकंड डायल्यूशन प्लस वाई स्मेल करा दिया। 15 मिनट बाद वो अपनी जगह पर बैठा रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं वो, है ना, उसकी आंखें बंद होने लग गई, है ना। जनरल टॉनिक D6 C1 ऐसे पेशेंट का रामबाण है ना। जनरल टॉनिक D6 बनाओ, C1 का 5 ड्रॉप डाल दो, आप रिजल्ट देखो, हैरान हो जाओगे आपकी क्या कर दिया आपने, है ना। इसके विपरीत मिलिनोकोली, है ना,
खुद खुद अपने आप में बुदबुदाता रहेगा लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, ये नहीं हाइपो फंक्शन है ना। हाइपो फंक्शन में चला गया। जैसे आप पर्टिकुलर अगर किसी किसी व्यक्ति को शुगर कंटेंट कम हो जाता है, देखो मिलिनोकोली में चला जाएगा, है ना, ये हाइपो फंक्शन में चला गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर नेगेटिव कंडीशन है, पॉजिटिव मेडिसिन देना पड़ेगा। यानी S1 C1 A1 सेरिब्रो ड्रॉप बोलते हैं हम, S1 C1 A1 L1 F1 WE, सेकेंड डायल्यूशन सिंथेसिस सेकेंड प्लस WE आप दे दीजिए, देखिए पेशेंट ठीक हो जाएगा। बिकॉज ये पॉजिटिव में दे रहे हो, न्यूट्रल दे रहे हो, आप यहां पर D4 में दे दो तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन थी जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, है ना, याद रखना। अब कुछ कुछ चीजें यहां पर आपको कंफ्यूज करती है। मैंने कहा एक्यूट में D1 D2 D3 D4 D5 D6 क्रॉनिक में काम करता है। मैंने कहा डिजेनरेटिव डिस्ट्रक्टिव डिसीज है, तो याद रखना आपकी बॉडी में यदि कोई वेस्ट मटेरियल है रुक रहा है, वो नेगेटिव डिसीज है, आपको वहां पर पॉजिटिव मेडिसिन देना पड़ेगा दोस्तों, है ना। यदि कोई माल फॉर्मेशन हो रहा है, वो हाइपर है ना, आपकी बॉडी में माल फॉर्मेशन हो रहा है, अजीब सा फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव डिसीज है, नेगेटिव मेडिसिन देना है ना। एक्स्ट्रा ग्रोथ, है ना, बोन्स नेल्स टिथ, आपके टेबल प्रैक्टिस में बहुत सारी जगह पर आपको नजर आएगा दोस्तों, आपको वो कंडीशन कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ अगर आपकी बॉडी पे ले रही, हाइपर फंक्शन है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में फाइब्रोइड्स बन रहे, स्टोन्स बन रहे, पॉलिप्स नेजल पॉलिप्स बन रहे, यूट्राइन पॉलिप्स बन रहे, है ना, रेक्टल पॉलिप्स बन रहे, ये सब नेगेटिव डिसीज है ना। तो आपको ये सिलेक्ट करते आना चाहिए कि एक्स्ट्रा ग्रोथ बॉडी में हो रही है, ब्रेस्ट पे हो रही है, ये पॉजिटिव डिसीज है, आपको मोर नेगेटिव जाना है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, यूट्रस काम नहीं कर रहा, यूट्रस की वॉल काम नहीं कर रही, है ना, एबनॉर्मल ग्रोथ है लेकिन वॉल काम नहीं कर रही, आप देखो नेगेटिव डिसीज है, पॉजिटिव मेडिसिन देना है। स्टोन नेगेटिव डिसीज है, पॉजिटिव देना है। नेजल पॉलिप नेगेटिव डिसीज है, पॉजिटिव देना दोस्तों। दैट इज द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमेकेनिक्स, इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस दोस्तों, बस आपको समझने की जरूरत है ना। अगर कोई चीज एक्यूमुलेट हो जाती, कलेक्ट हो गई आपकी बॉडी में, क्या कर रहे हो आप, देख रहे हो ना, ये एक्यूमुलेशन हुआ तो भाई यहाँ पहले इतना पानी नहीं रहता था, अभी ज्यादा हो गया, यानी हाइपर फंक्शन है ना, ये हाइपर यानी पॉजिटिव डिसीज है, नेगेटिव मेडिसिन करना है ना। आपके बॉडी में अगर मान लो सिस्ट बन गई तो, एसाइटिस हो गया तो, इम्पाइमा हो गया तो, पस पड़ गया लंग्स में, है ना, ये सब नेगेटिव डिसीज है। बिकॉज कलेक्शन हो रहा है, सिस्ट क्या है, एक थैली है, थैली बन गई, उसके अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो गया, फ्लूइड तो चाहता है बाहर जाना लेकिन थैली में बंद हो गया। एसाइटिस है, एसाइटिस जब हो रहा ना तो ब्लड वेसल्स के लीकेज के कारण हो रहा, लीवर के डिसफंक्शन के कारण हो रहा, पेरिटोनियल कैविटी के डिसफंक्शन के कारण हो रहा, यानी यहां पर नेगेटिविटी है ना। इम्पायमा हो रहा, लंग्स काम नहीं कर रहा, बहुत बीड़ी सिगरेट पी मैंने, ठीक है, इम्पायमा हो गया, पस पड़ गया, है ना, नेगेटिव है, क्योंकि वहां कलेक्ट हो रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा, नेगेटिव फंक्शन कर रहा है। आपको पॉजिटिव मेडिसिन देना, पेशेंट ठीक हो जाएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। कहीं पर भी ITIS लग जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, एवरी इन्फ्लामेशन मस्ट बी पॉजिटिव डिसीज, है ना। हाइपर फंक्शन होता है दोस्तों, आपको इन्फ्लामेशन में हम जब पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा, आपको पॉजिटिव है, आपको नेगेटिव मेडिसिन देना। लेकिन अगर आप यहां पर टॉन्सिलाइटिस देख लेते हो, साइनोसाइटिस देख लेते हो, हिपेटाइटिस देख लेते हो, फेरिंजाइटिस देख लेते हो, कोलिसिस्टाइटिस देख लेते हो, दोस्तों याद रखना, है ना, यहां पर कलेक्शंस है, और कलेक्शंस है तो माल फॉर्मेशन के कारण है दोस्तों, इन्फ्लामेशन के कारण है। और इसीलिए यहां पर याद रखना, जितना लाइटर डोज दोगे उतना ज्यादा काम अच्छा मिलेगा, ठीक है। हेवियर डोज उस कंडीशन में देना कि पेशेंट के पास इम्यूनिटी नहीं है, पेशेंट सहन नहीं कर पा रहा, पेशेंट को न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है, सीधा ऑन टंग दे दो। इमीडिएट बचाने की जरूरत है, ऑन टंग दे दो। लेकिन अगर बहुत डीप सीटेड डिसीज है, एक सिंगल आर्गन, दो चार आर्गन इन्वॉल्व है, तो सीधा हेवियर डोज दे दो, ऑन टंग दे दो। लेकिन यदि लोकल डिसीज ना होकर जनरल पूरी बॉडी में फैली हुई है, आपको सीधा लाइटर डाइल्यूशन पे जाना है, और लाइटर डाइल्यूशन आपके लिए टॉप क्लास रिजल्ट लेकर आएगा, है ना। इसीलिए मेरे कई दोस्तों ने इलेक्ट्रोमोपैथ प्रैक्टिस छोड़ दी थी दोस्तों, है ना। मैं करीब करीब 10,000 ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो मेरे साथ इलेक्ट्रोमोपैथ 94-95 में पास आउट है दोस्तों, लेकिन उन्होंने सबने एलोपैथ ज्वाइन कर ली थी, इलेक्ट्रोमोपैथ छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे जैसा स्ट्रगल करने वाला नहीं था।
रोटी खाई तो ठीक है, नहीं तो 2-2 3-3 दिन में मिलती थी दोस्तों, है ना। अपनी वाइफ के दम पर घर चलता था, ये स्थिति थी दोस्तों। लेकिन आज अपने दम पे बीएचएमएस किया, अपने दम पे मैंने हॉस्पिटल खोला, अपने दम पे इतना रिसर्च किया है, अपनी मेहनत से इतना रिसर्च किया है। और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि जो कमियां मुझ में है कम से कम आप में नहीं दिखूं मैं, क्योंकि आपसे मेरा नाम जुड़ा है। तो मैं अगर गलत करूंगा तो आप गलत करोगे, इसलिए मैं चाहता हूं जो कमियां हमने देखी वो हटा दें, और आप जो बनो। आप एक कोई सी भी कंपनी है, मुझे बताओ उसके कितने प्रोडक्ट अच्छे होते हैं? गिनती के 4, 8, 9, 10 प्रोडक्ट, इससे ज्यादा नहीं होते। जितने सीनियर डॉक्टर है वो बहुत अच्छे से जानते हैं हर कंपनी का हर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, है ना। इसीलिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि हम आपको सीधे कह रहे हैं कि ये अच्छा है ये करो, ये बुरा है इसको मत करो। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा हूं आपको कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोमेपैथ की बात कीजिए। इलेक्ट्रोमेपैथ में रिसर्चर्स ये कहते हैं कि भाई आप डायरेक्ट स्पेजरिक एसेंस ले लीजिए, सीधे D4 D5 D6 बना लीजिए, है ना। याद रखना दोस्तों, रूटीन प्रैक्टिस में कुछ हद तक सक्सेस है, क्योंकि ज्यादा मेडिसिन रखने की जरूरत नहीं है ना। स्वीकार्य ऑफिशियल मेथड है डाइल्यूशन बनाने की, वो है 1:9 रेशियो से, है ना। आपके पास केवल D3 ओरिजिनल रेमेडी होना चाहिए या एसेंस आपके पास होना चाहिए, चाहे वो क्रूड एसेंस हो, चाहे आपके पास कंपनी से मिलने वाला स्पेजरिक एसेंस हो। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर आपके पास क्रूड एसेंस है तो आप उसको जब चाहो जितना चाहो बना सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। अगर स्पेजरिक है तो आपको हर बार मेडिसिन बुलाना पड़ेगी, ठीक है। आप जब वहां पर डाइल्यूशन बनाओगे तो D4 डाइल्यूशन, D3 एसेंस का 1 ml लेकर 9 ml आप वहां पर कोई भी व्हीकल ले लो, आप डिस्टिल वाटर में बना सकते हो, आप डीजल में बना सकते हो, आप वहां पर आरएस में बना सकते हो, ठीक है। नेवर माइंड, आप सब में बना सकते हो दोस्तों। अगर आपको डीजल बनाना है 100 ml आरएस मिला लीजिए आप, और 700 आप यहां पर डिस्टिल वाटर मिला लीजिए। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा जो 3 to 5 years फंगस नहीं आने देगा उसमें। याद रख लेना मेरी वर्ड को, 3 to 5 years उसमें फंगस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सीधा 1:9 रेशियो, 1 ml मेडिसिन 9 ml आपका व्हीकल यानी डिस्टिल वाटर लेते हो, और इसमें आपका ये 10 ml हो गया, ये आपका यहां पर D4 बन गया। इस D4 का 1:9 फिर लेकर ये D5 बन गया, इस D5 का 1:9 लेकर आपका ये D6 बन गया। अगर ये सीधे बना के रखते हो और डिस्टिल वाटर बेस बना के रखते हो दोस्तों, खराब हो जाएगा, फंगस आ जाएगा। कई बार महीने भर में कई बार 1.5 महीने में, कई बार 2 महीने, कई बार 3 महीने में फंगस आके खत्म हो जाएगा, आपका लॉस होगा, है ना। इसीलिए तोड़ क्या निकाला, डायरेक्ट डिस्टिल वाटर 30 ml लो, आप 30 ml में 10 ड्रॉप ईच मेडिसिन डालो, D6 बन गया। 20 ड्रॉप ईच डालो, D5 बन गया। 30 ड्रॉप ईच मेडिसिन डालो, D4 बन गया। ये टेक्निक चालू हो गई दोस्तों, है ना। अब आप मुझे बताओ इस टेक्निक में मेडिसिन कितनी खर्च हो रही है आपसे? 10 गुना मेडिसिन आपकी 1 महीने में खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप 1000 रुपए की मेडिसिन बुलाते हो, 4 दिन के, 5 दिन के, 6 दिन के पेशेंट के बाद आपको फिर खत्म, फिर से बुलाओ आप। यानी यहां मेडिसिन का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, आपकी मनी कम आ रही है आपके पास, आपका जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब रिड्यूस हो जाएगी दोस्तों, है ना। इसीलिए आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो टेक्निक है ये है बहुत अच्छी, है ना। आपके पास समय कम है, आप बना लो, तुरंत बना के दे सकते हो। लेकिन 2 चीजें फीडबैक है, डिस्टिल वाटर बेस दोगे तो मेडिसिन खराब होने का डर है, ठीक है। साफ चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, है ना। लेकिन यही चीज अगर आप डीजल में बनाते हो, ये 9 ml जो व्हीकल का आप डीजल रहते हो तो 3 से 5 साल आपके पास कर, भले आप D4 D5 D6 में बना के रख लो, स्पेजरिक किसी का भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप बना के रख लो, ठीक है। लेकिन डिस्टिलेशन प्रोसेस से अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको प्योर डिस्टिल वाटर में देना ही देना है, ठीक है। आप दोनों जगह से ले सकते हो, जितने लोग डिस्टिलेशन में बनाते हैं आप कहीं से भी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है हर जगह पर डिस्टिलेशन काम नहीं करेगा, है ना। अगर सेल के अडॉप्टेशन की बात आएगी, मॉलिक्यूलर मोशन की बात आएगी, तो बहुत बार सेल के लेवल पर अडॉप्टेशन होता वाटर से ज्यादा अल्कोहल यानी स्प्रिट, है ना,
तेजी के साथ अडॉप्ट हो जाता है। गैसेस फॉर्म में अगर मेडिसिन जाती है तेजी से अडॉप्ट हो जाता है। यानी आप डायरेक्ट अगर ग्लोबल फॉर्म में बनाओगे तो डिस्टिलेशन प्रोसेस की किसी भी मेडिसिन से आप ग्लोबल फॉर्म नहीं बना सकते, और नई डिस्केट्स में बना सकते हो, नई ग्लोबल्स में बना सकते हो। आपको आरएस बेस बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। मेडिसिन आरएस बेस बनाओगे तभी ग्लोबल्स में या डिस्केट्स में प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस की बात कर ली हमने दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किन डिसीज में डिस्टिलेशन इज अ रामबाण। डिस्टिलेशन प्रोसेस की जितनी भी मेडिसिन हैं स्किन डिसीज के लिए रामबाण है दोस्तों। आप स्किन डिसीज में बिंदास यूज कीजिए, खुली छूट बोलता हूं मैं आपको, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा था 50%, ठीक है। चलिए दूसरी मेथड पे चलते हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि यदि हमें तुरंत डायल्यूशन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, है ना। याद रखना दोस्तों, रूटीन में अनऑफिशियल मेथड है, इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टमिक प्रोसेस नहीं है दोस्तों, है ना। ये बिल्कुल अनऑफिशियल मेथड है। इसमें 30 ml के बाटिंग में 30 ml डिस्टिल वाटर लेकर वही चीज 30 ड्रॉप डाल लो D3 से, है ना। ये आपका D4 तैयार हो गया। ये अनऑफिशियल मेथड है दोस्तों, इसको आप साइंटिफिकली प्रूव ही नहीं कर सकते, आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। आप 30 ml में 20 ड्रॉप डालो D5 बन गया, 10 ड्रॉप डालो ये अनऑफिशियल मेथड है, इसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते। इसीलिए दिक्कत है दोस्तों, जब आप किसी कमेटी के सामने जाएंगे और आपसे जब कहा जाएगा कि भाई इलेक्ट्रोमोपैथ की रेमेडीज प्रूव करो, यू कैन प्रूव इट, आप नहीं कर सकते, है ना। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं थर्ड मेथड कि हमें अपनी रूटीन प्रैक्टिस में लोअर से हायर डायल्यूशन का प्रयोग करना है, तो उसमें भी दो धड़े बन गए। एक धड़ा कहता नहीं 19 से पूरा तोड़ो, एक कहता नहीं 147 से तोड़ो, ठीक है। बहुत अच्छा यहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी एक डेसिमल से, एक कहता है हाफ सेंटीसिमल, है ना, हाफ सेंटीसिमल इसको बोलते हैं। पहले क्या हुआ था, एनएल सिन्हा जी ने जब बनाया था तो उन्होंने 1 है ना 47 प्लस 2 ml 40 ml वो डिस्टिल वाटर यूज करते थे, 2 ml आरएस यूज करते थे, और 1 ml जो है मेडिसिन यूज करते थे। तो रेशियो बनता था 149, इसको बोलते थे हाफ सेंटीसिमल रेशियो, ठीक है। इसको हम हाफ सेंटीसिमल रेशियो बोलते थे। लेकिन अभी जिसे जैसे नीचे आगे प्रैक्टिशनर बढ़ते गए तो इसको रिसर्च करके ये कह दिया कि भाई आप ये न करके सीधे आप 100 ml आप आरएस ले लो, 700 आप डिस्टिल वाटर ले लो, ये मिक्स कर लो, इसको डीजल बना लो, और इस डीजल में 147 का रेशियो फॉलो करो, ठीक है। ये डीजल 3 से 5 साल आपके पास बना रहेगा, और इसमें आरएस की क्वांटिटी भी बहुत कम रहेगी, टेस्ट भी नहीं आएगा, और पेशेंट बहुत आसानी से लेता है, और इसके रिजल्ट इसलिए फास्ट हो जाता है क्योंकि इसमें आरएस मिला हुआ है। और आरएस एक प्रकार से एल्कोहलिक कंटेंट है, थोड़ा सा प्रोहिबिटेड है, आपको यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर रिजल्ट और लंबे समय हमको सेफ्टी रखना है दोस्तों, हमें पेशेंट की भी चिंता है, अपनी तो है, पेशेंट की भी चिंता है। अगर फंगस आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आजकल तो पेटेंटोन में भी फंगस आ रहे हैं दोस्तों, ईएच के पेटेंटोन में मैंने कम से कम 30,000 के पेटेंट फेंके हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखना 147 का रेशियो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, है ना। इसीलिए डायल्यूशन बनाने की जो टेक्निक है, यदि आप क्रूड एसेंस ले रहे हो D1, D2 और D3 तक 1:9 रेशियो से तोड़ लीजिए, और उसके बाद में वहां शुरू होता है दोस्तों आपका 147 डायल्यूशन का प्रोटोकॉल, है ना। यदि आपको 1:9 का डायल्यूशन बनाना है तो 1:9 से आप यहां पर D4 से 1000 तक आप 1:9 से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप 147 से बनाना है तो यहां पर फर्स्ट डायल्यूशन से लगाकर आप 1000 10,000 तक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप बना सकते हैं, लेकिन आपके पास घर में रखने की जगह है क्या, नहीं है ना, तो आपको बैक पोटेंसी मंगाना पड़ेगा। इसका सीधा प्रावधान देखो, बैक पोटेंसी हर कोई नहीं बना सकता, है ना। ये एक टर्म होती है जिसको हम जंपिंग पोटेंसी कहते हैं, और जंपिंग पोटेंसी के अंतर्गत होम्योपैथ में सारी मेडिसिन जंपिंग पोटेंसी से बनती है ना। इतना स्टॉक रखेगा कौन, है ना। इसीलिए जब कभी एक मौका आएगा तो मैं जंपिंग पोटेंसी आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे इसको जंप करवाया जाता है। ऐसा नहीं जैसे जंप कर रहे हो आप, है ना, जंपिंग पोटेंसी का एक पूरा रूल होता है ना, उसके आधार पर इसको प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों, ठीक है।
और मैं आपको बता दूं, इंडिया में शायद पहला व्यक्ति हूं जिसने 50,000 डायल्यूशन बनाया है ना। डॉक्टर कन्हैया सर सिवान, डॉक्टर रंजीत सर सिवान, डॉक्टर अब्दुल फिरोज सर सिवान, डॉक्टर राकेश रत्नानी सर सिवनी मालवा, डॉक्टर यश भैरासे सर भोपाल, डॉक्टर कुलवीर शर्मा सर पंजाब से है। और ऐसे कुछ 15 लोग हैं जो मेरे साथ बैठ के हमने डिस्कशन किया और खुद ने बनाया, हम सब ने बनाया। एक एक पीस 100 ml का हम सब लेकर गए, हमने सबने यूज किया और उसके फीडबैक जब मिले हैं दोस्तों, इन मिरेकल 12 रुपए में एक पेशेंट की मेडिसिन तैयार हो जाती है। बताओ आप अभी कितने पेशेंट को दे रहे हो, है ना। आप सोचो, एक मेडिसिन, आप कोई भी मेडिसिन बना लीजिए, 12 रुपए में बन गई आपके पास। तो आप मुझे बताइए कितना टॉप क्लास रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कुछ रिसर्चर ये कहते हैं कि यदि आपको तुरंत डायल्यूशन बनाना हो तो क्या करोगे भाई, कैंप लगाना है ना। रूटीन प्रैक्टिस में आसान होता है इस मेथड से आपको डायल्यूशन बनाना, लेकिन ये अनऑफिशियल मेथड है ना, क्योंकि ये डायल्यूशन बना सकते हैं लेकिन अनऑफिशियल मेथड है, क्योंकि सिस्टमिक प्रोसेस के रूप में वर्क नहीं करती, है ना। इस मेथड में एक 30 ml के बॉटल में 27 ml डिस्टिल वाटर लेकर 3 ml, है ना, 3 ml मेडिसिन को डाल दिया जाता है, यानी मैक्सिमम 60 ड्रॉप, 1 ml में 20 ड्रॉप मान लो, है ना, उसको डाल दिया जाता है ना। इसे हम बोलते हैं लोअर डायल्यूशन। आजकल की जो टेक्निक है इसी पे आधारित है, लेकिन अनऑफिशियल मेथड है। यू कांट एक्सप्रेस हिम इन, जो कमेटी है उसके सामने आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते दोस्तों। इस मेथड के अनुसार जब आप 100 ml की बोतल यूज करते हैं, 100 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं और उसमें केवल D3 का, है ना, 1 ml यानी 20 ड्रॉप डालते हैं। यहां कितना था, 30 ml यानी 27 ml में 3 ml मेडिसिन डाली थी आपने, है ना। और यहां पर आप 100 ml की बोतल ले रहे हो और उसमें केवल 1 ml यानी 20 ड्रॉप डाल रहे हो, है ना। तो याद रखना दोस्तों, ये 20 ड्रॉप डालिया तो ये आपने क्या बनाया, मीडियम डायल्यूशन, है ना। एक आपने बनाया लोअर डायल्यूशन, एक आपने बनाया मीडियम डायल्यूशन, है ना। और अगर आपने 1 लीटर बॉटल ली, 1 लीटर डिस्टिल वाटर की बॉटल ले ली, ये मान लो ये वीजल की डिस्टिल वाटर है, 1 लीटर की है, ये ले ली, है ना, और इसमें आपने 2 ड्रॉप मेडिसिन के डाल दी, तो वो हायर डायल्यूशन कहलाया दोस्तों, है ना। हमें लाइटर डायल्यूशन बनाना है तो 1 लीटर के बॉटल लेकर उसमें केवल 2 ड्रॉप डाल लीजिए, ये लाइटर डायल्यूशन हो गया, मतलब हायर डायल्यूशन हो गया, है ना। यानी सीधे कह दिया कि 1000 डायल्यूशन के आसपास चला गया, ठीक है। तो ये टेक्निक आजकल यूज की जा रही है, बट इट्स नॉट अ साइंटिफिक मेथड। बाकी दोस्तों इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ जगह पर बहुत चमत्कारिक है। अगर आपको किसी को माइग्रेन ठीक करना है, यही हायर डायल्यूशन यानी 1 लीटर में स्लास की 2 ड्रॉप डाल दीजिए, है ना, अच्छे से मिक्स कर दीजिए, पेशेंट को दे दीजिए और उसको कहिए 5-5 ml दिन में 4 टाइम लेना है, ये बॉटल खत्म करके आ जा मेरे पास। 10 दिन 12 दिन बाद पेशेंट अरे साहब आपने क्या चमत्कारिक चीज दी है यार, मेरा तो पेट ही साफ हो गया, मेरी एसिडिटी चली गई, मुझे गैस नहीं बनती, मुझे चेस्ट में बर्निंग नहीं होती, मुझे जो हेडेक होता था वो नहीं हो रहा, मुझे नींद नहीं आती थी वो आ रही। यानी कि कितनी चीज आपने कवर कर ली दोस्तों, है ना। डल हेडेक, किसी को बहुत सीवियर डल हेडेक होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लीटर में वर्वन का 2 बूंद डाल लीजिए, हिला लीजिए, पेशेंट को दे दीजिए, 5-5 बूंद जो है, सॉरी 5-5 ml आप दिन में 4 टाइम लेते रहिए, 15 दिन बाद आप मुझे दिखाइए। ये खत्म होने के बाद आया सर डल हेडेक जो मुझे 5 साल था गायब हो गया, है ना। ये रिजल्ट यहां पर मिल रहे हैं। इसीलिए कुछ चीजें बहुत अच्छी है, कुछ चीजें नेगेटिव भी है ना, कुछ चीजें नेगेटिव भी है दोस्तों। इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव को समझकर हमें प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करूंगा जो डॉक्टर साहब को इन चीजों का पूरा जो चाहिए था मैंने दे दिया दोस्तों, ठीक है। कल आपको बताऊंगा डोज एंड डायल्यूशन विथ प्रोटोकॉल, ठीक है। आपको कॉन्स्ट्रक्टिव डोज क्या होता है, यानी आप बनाते हो कैसे, लेकिन उसी के साथ 2 डोज होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। किसी पेशेंट के अकॉर्डिंग आपने मेडिसिन सिलेक्ट की तो वो उसको बना जाएगा या बिगाड़ जाएगा, 2 ही चीज होगी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, है ना। नेचुरल लॉ ऑफ नेचर जो होता है ना, उसके अनुसार आपको मैं बताऊंगा कैसे डोज और डायल्यूशन का उपयोग किया जाता है। आरडी राइट डायग्नोसिस फार्मूला क्या होता है ना, राइट रेमेडी फार्मूला क्या होता है, ये कल बताऊंगा, ताकि आप लोगों का
ये जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव नेगेटिव का, टेम्परामेंट सिलेक्शन का, ये पूरा क्लियर कर दिया। इसके बाद मेडिसिन पढ़ाऊंगा पूरी 114 115, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए दोस्तों। मदन मोहन सर, डॉक्टर मदन मोहन। डॉक्टर मदन मोहन जी। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर। सर हमारा मिक्स टेम्परामेंट पूरा हो गया है सर, जो बिलियस और नरवाइन सर आपने कल बाकी है सर, बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, वेट एंड वॉच, सब चीज बताऊंगा, उसका भी समय है ना। ओके सर। ये आज उसी से रिलेटेड था मेन, तो उससे रिलेटेड मैंने सब बताया अभी, है ना। डोज डायल्यूशन, अभी मेडिसिन के साथ में मैं सारा चीज विद प्रैक्टिकल बताऊंगा सर। ओके सर, थैंक यू सर। कल्याण बर्मन जी, डॉक्टर कल्याण बर्मन जी। डॉक्टर कल्याण बर्मन जी। सर मैं नहीं हूँ। आपका क्लास में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दूर से क्लास कर रहा हूँ, आसाम का नजदीक, मेरा वेस्ट बंगाल का कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई नाम ही नहीं सुना है, लेकिन मैंने वो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक कर रहा है, कॉलेज है, वहाँ पर मैं 3rd ईयर में कोर्स कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर सफिशियंट, लेकिन आपका जो लेक्चर मैंने फॉलो करता था बहुत पहले से, आज ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आशा रखता हूँ बहुत सारे नॉलेज गेन कर पाऊंगा। जी बहुत बढ़िया सर। आपके बंगाल के, आप डॉक्टर अनुपम मंडल से जुड़ जाइए, है ना। मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से है और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर भी हैं, ठीक है। हाँ ठीक है जी। डॉक्टर वेद सिंह सर, डॉक्टर वेद सिंह। गुरुदेव नमस्कार। नमस्ते वेद सर, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा मेरा। सर पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी जी वेद सर। सर एनएल सिन्हा जी का नंबर चाहिए सर। दीपक सर वो तो अभी है नहीं, डेथ हो गई उनकी। दीपक सिन्हा जी का नंबर मैं डाल दूंगा सर आपको। हाँ दीपक सर का डाल दूंगा। जी बिल्कुल डाल दूंगा सर मैं। नमस्कार सर। जी सर। संतोष शर्मा जी, डॉक्टर संतोष शर्मा जी। संतोष सर। हेलो सर। हाँ जी नमस्ते। सर नमस्ते सर, मैं संतोष शर्मा नासिक से बात कर रहा हूँ। मेरा पहला लेक्चर। हेलो जी जी सर। मेरा पहला लेक्चर ही है सर। इसकी स्टडी मतलब अभी बुक से भी हो सकती है कि ऐसे भी कोर्स देख के ही स्टडी हो जाएगी सर इसमें? क्या वो मुझे बुक्स भी पढ़ना पड़ेगा? मुझे नॉलेज नहीं इसका पूरा। सर ये जो कोर्स स्टार्टिंग के डे से चालू हुआ है ना, हाँ सर, इस ऐप में सब मिलेगा। आप उसकी स्टडी करते जाए। अगर आपको इसके बावजूद लगता है कि आपको नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे डॉक्टर जितेन गुर्जर सर ने इसी नोट्स का बनाया, फर्स्ट सेम सेकंड सेम की अलग अलग नोट्स बनाए, है ना। जो हम पढ़ाते हैं वो नोट्स बनाए, आप चाहें तो उनसे परचेस कर सकते हो आप, ठीक है। उसमें सारा डिटेल है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत एडवांस है। हाँ सर, वो तो आज भी काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा, आज भी काफी। आप करेंगे तो सर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आफ्टर 6 मंथ पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद आप में से कई लोग बहुत अलग काम करने लग जाएंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी जी ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग।